हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों को हमारे एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो न्यूरॉन टॉपिक है। इस न्यूरॉन के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। न्यूरॉन हमारे लिए कितना ज्यादा मायने रखता है डेली लाइफ में, और साथ ही साथ इसके साथ में कोऑर्डिनेट करूंगा कि न्यूरॉन हमारे जो सेल्स होता है और वो दिमाग में होता है, और ये अगर ज्यादा होगा तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर दूंगा मैं आईक्यू को, क्योंकि आईक्यू लेवल जिसका ही जितना ज्यादा होगा उसका ही न्यूरॉन उतना ही अधिक होगा। तो उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा आज बातचीत करेंगे। तो आप सभी को पता है कि न्यूरॉन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, ठीक है। और ये ब्रेन का एक सेल्स है जो करोड़ों अरबों में हमारे सेल्स, हमारे जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहले कि न्यूरॉन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, मेरे पास तो ये बोर्ड जो है ये व्हाइट बोर्ड है, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंटेंट ला के मैं आप सभी को दिखाऊं। डिजिटल बोर्ड अगर होता तो मैं आपको शायद कंटेंट इसी के अकॉर्डिंग दिखाता, बट मैं इस चीज को प्रिपेयर करके लाया हूँ और इस चीज के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की एक मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह एक विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो शरीर में विद्युत रासायनिक संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, विश्लेषण और संचरण करते हैं यानी ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जिससे मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार बना रहता है। बोलने का मतलब यह है कि ये जो न्यूरॉन है ये हमारे बॉडी के साथ जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो आइए अब जानकारी लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन के बारे में। देखिए, मानव शरीर में अधिकांश न्यूरॉन विकास मुख्य रूप से भ्रूण के मस्तिष्क यानी एम्ब्रायोटिक ब्रेन में, विशेषकर गर्भाधारण में लगभग 4 सप्ताह के अंदर तंत्रिका नलिका यानी न्यूरल ट्यूब वेंट्रिकल के क्षेत्र में ये क्या होता है, बनता है। और उस समय शिशु जो होता है, शिशु जब पनपता है, माँ के अंदर जो गर्भाशय होती है उसके अंदर जो शिशु पनपता है उसमें लगभग 99% ये जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन डेवलप हो जाता है। बाद में न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण जीवन भर विकसित और परिवर्तन होते रहता है। तो ये जो है न्यूरॉन हमारे ब्रेन में किस तरह डेवलप करता है उस चीज के बारे में हम लोग जानकारी लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। एक स्वस्थ व्यक्ति या वयस्क मानव मस्तिष्क में औसतन 86 अरब अर्थात 86 बिलियन से 100 बिलियन जो न्यूरॉन है वो पाई जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जन्म के समय न्यूरॉन की संख्या अधिक होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी संख्या घटती जाती है, और 80 वर्ष की आयु में लगभग 30% जो न्यूरॉन होता है वो खत्म हो जाता है। और हमको पता है कि जिसके पास जितना ही ज्यादा न्यूरॉन होगा उसका दिमाग उतना ही तेज काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। अब देखिए, न्यूरॉन्स को हमारे जो दिमाग है वो न्यूरॉन को हम लोग किस तरह बैलेंस करेंगे डेली लाइफ में। शरीर में न्यूरॉन बैलेंस यानी संतुलित और स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियमित वर्केबल है। तो उस वर्क को हम लोग देखते हैं। पहला जो है, हम लोग लिख के नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट आपको प्लस पढ़ देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। एक होता है एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज,
जैसे कि कोई व्यक्ति चलता है, फिरता है, दौड़ता है, उठता है, बैठता है, तो ये अगर रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो इसमें क्या होगा, बैलेंस बनी रहेगी। पौष्टिक आहार, बैलेंस, न्यूट्रिशन वाला जो फूड होता है उसको हमें लेना पड़ता है। जैसे कि ओमेगा 3, ये एक तरह का फूड की सीरीज में आता है। उसके अंदर क्या क्या आती है, जैसे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, मछली, बादाम, अखरोट, चिया बीज, ये फॉरेन फॉरेन एक तरह का बीज है जो उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट पाई जाती है। और हमको करीबन 7 से 8 घंटा नींद लेनी पड़ेगी, ये भी एक इसका ये है बैलेंस रखने की एक तरीका है, ठीक है। दिमागी कसरत जैसे कि मैं कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन पे जोर देंगे, कोई भी नया नया चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है कि पहेलियां, अगर नए नए पहेलियां हैं तो उस पहेलिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन हमारे दिमाग पे बैलेंस करती रहेगी। योग करेंगे, ध्यान करेंगे, और नशीले पदार्थों से हम क्या करेंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि नशीले पदार्थ हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए नशीले पदार्थ से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक। तो इतना दूर आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आइए देखते हैं, देखिए न्यूरॉन का कुछ टाइप भी पढ़ते हैं। जैसे एक जो है, पहला टाइप क्या है, एक आपका सेंसोरी न्यूरॉन, सेंसोरी न्यूरॉन। दूसरा है मोटर न्यूरॉन, मोटर्स न्यूरॉन। तीसरा है इंटर न्यूरॉन। एक साथ है इसलिए हम इसको लिख दिए, ठीक है। तो ये इसका टाइप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें क्या है, इंद्रियों से, अगर इस चीज के बारे में बात किया जाए, सेंसोरी न्यूरॉन, तो इंद्रियों से सूचना लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे इंद्रिया मतलब हमारे बॉडी पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट क्या करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेके डायरेक्ट मस्तिष्क को भेजती है। ये न्यूरॉन का काम है। न्यूरॉन मतलब सेंसोरी न्यूरॉन का काम है। फिर क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, मस्तिष्क के निर्देश मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं, जिससे हरकत होती है। जो भी डायरेक्शन हमको मस्तिष्क देती है वो हमारे मसल्स की ओर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करते करते क्या होता है, हम लोग बॉडी के हरकत करने के लिए, बॉडी के अंदर जो भी आउट पार्ट में जो हरकत होता है वो सब हम लोग करते रहते हैं। फिर क्या है, दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा में क्या है, तीसरा जो है, ये संवेदी और मोटर न्यूरॉन के बीच संबंध बनाते हैं। मतलब इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच जो है ये कोऑर्डिनेट करता है, संबंध बनाते हैं, ठीक है। और जानकारियां का विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं। जो भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं उसके बारे में इसका काम है कि एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, कि वो जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये जो तीनों है, ये तीनों अलग अलग फंक्शन के लिए उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो किस तरह एक्टिव होता है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं तब सक्रिय होता है जब ये अन्य न्यूरॉन या इंद्रियों से रासायनिक या भौतिक संकेत प्राप्त करते हैं। जो भी न्यूरॉन है, अलग अलग न्यूरॉन, ये एंडिंग नर्व के साथ ऐड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और वो जैसे जैसे चीज को ट्रांसमिट करता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक, सिंबल के आधार पे, पॉइंट के आधार पे जब वो ट्रांसफर करता है तो क्या होता है, वो एक तरह का वोल्टेज, मतलब एक तरह का क्या बोलता है उसको, आवेश में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद ये तो न्यूरॉन एक्टिव का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड में क्या होता है, जब संकेत पर्याप्त मजबूत होते हैं
और कोशिका के अंदर विद्युत आवेश एक निश्चित सीमा थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, तब न्यूरॉन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि यह एक ऑल या नॉन प्रक्रिया है, जहां न्यूरॉन तुरंत एक तेज विद्युत संकेत यानी आवेग को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे एक्शन के साथ यात्रा करता है। जो एक्शन यानी एक्शन ये है, इसके साथ क्या करता है, वो यात्रा करने लगता है। कौन, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ये न्यूरॉन पूरी तरह हमारे ब्रेन के अंदर काम करता है। ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमको थोड़ा ये जानना चाहिए था कि न्यूरॉन का खोज, इसका जो खोज किया था उनका नाम क्या था, न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो डिस्कवर किया था वो कौन क्या था, इसका नाम था सैंटियागो सैंटियागो रेमोन वार्ड। सैंटियागो रेमन वार्ड ने इस चीज को खोज किया था। ये कब किया था, 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये 19th सेंचुरी में सैंटियागो ने न्यूरॉन की खोज किया था। ठीक है। देखिए न्यूरॉन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। NEUROLOGY, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी के बारे में जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग न्यूरॉन के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को पता किए। ठीक है। अब देखिए चौथे पार्ट में आते हैं। चौथे पार्ट में क्या था, अच्छा थ्रेसिस तो बता दिए। अब लास्ट पार्ट है क्या कि न्यूरॉन जो है अब हम लोग आते हैं कि जिसके दिमाग के अंदर जितना ही ज्यादा न्यूरॉन होगा उतना ही तेज उसका दिमाग होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, आईक्यू, क्योंकि आईक्यू ये यही आईक्यू को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है। ये जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, आईक्यू है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका कैटेगरी दे देंगे, आईक्यू, आईक्यू का कैटेगरी। तो आईक्यू का कैटेगरीज क्या क्या है, पहला, अगर किसी का 70 से लेके 100 तक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। ठीक है। दूसरा, अगर किसी का 101 से 120 के बिटवीन में है, बीच में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाई, मतलब उसका जो आईक्यू है वो हाई है। तीसरा, अगर 121 के बीच से 121 से 130 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है। जस्ट इसी तरह चौथा, अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू पावर 30 प्लस है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरी सुपीरियर। ठीक है। तो ये जो है हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं 4 पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सर आइजैक जो न्यूटन थे, साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन,
सर आइजैक न्यूटन, ये जो दादाजी थे, ग्रैंडपा, ये इनका जो दिमाग था, इनका आईक्यू लेवल कितना था? 200 था। उसके बाद सेकंड जो हमारे दादाजी थे डोंट लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट, ये जो थे, ये जो हमारे दादाजी थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका 120 था, ठीक है, इनका आईक्यू लेवल 120 था। और इस तरह करके हम लोग साइंटिस्ट फर्स्ट वाला, साइंटिस्ट सेकंड वाला के बारे में बात किए, क्योंकि ये जो दो व्यक्ति थे हमारे, जब हम लोग इसका किताब को पढ़ते हैं तो पूरे विश्व में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। और आईक्यू लेवल, देखिए आईक्यू लेवल को ये परफेक्ट, ये जो चीज है आईक्यू लेवल जो है, ये अगर हम बात करेंगे तो इसका एक तरह का अवधारणा, ठीक है, अवधारणा जो दिया है उनका नाम था क्या? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑल्फ्रेड बिने, ठीक है। उन्होंने इसको अवधारणा किया और अलग अलग लोगों को एक एवरेज के हिसाब से बताया कि किसका आईक्यू लेवल किस तरह हो सकता है। अब देखिए, अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति का आईक्यू निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। उसका कुछ कैलकुलेटिव फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने लाया हूं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस तरह है, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन इक्वल टू मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू आईक्यू एज इक्वल आईक्यू एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब देखिए, इससे हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, इनका हम लोग आईक्यू निकाल रहे हैं, तो इनका जो मेंटल एज दिया हुआ है, ठीक है, इनका मेंटल एज हम लोग मान लेते हैं 12 साल। कोई बच्चा 12 साल का है, सॉरी 12 साल सोचने की क्षमता है, बट उसका एज जो है, ये रियल एज होता है, ये मेंटल एज, मेंटल माना वो अपने दिमाग से कितना ज्यादा सोच कर सकता है, थिंक, कितना साल के बच्चे तक सोच सकता है, वो चीज है। और क्रोनोलॉजिकल एज जो है, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो बर्थ से जो एज है, बर्थ से जो काउंटिंग किया जाता है वो वाला एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो एक्यूरेट एज होता है, फिक्स एज होता है, और ये इसको इमेजिन कर ले जाता है, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पर 1 2 into 10 इक्वल टू 20, यानी इस बच्चा का जो आईक्यू है, आईक्यू होना चाहिए था, ये जो आईक्यू है इसका कितना है, ये 120 है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ये अवधारणा किया, अल्फ्रेड बिने ने ये अवधारणा किया है कि अधिकांश लोगों का आईक्यू जो है वो 85 से 115 के बीच में आता है, लेकिन इसको एवरेज 100 तक मान लिया है ना, मतलब एवरेज के हिसाब से 100 कहा गया। किसी भी व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का जो आईक्यू होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, और इस बेसिस पे इसको कहा गया। और थोड़ा सा देखते हैं, अगर मान लीजिए, थोड़ा मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आईक्यू इक्वल टू MA बटा CA इंटू 100, मेंटल एज डिवाइड क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसके हिसाब से
मान लीजिए हम IQ किसी का 75 मान लेंगे, ठीक है, और हमको मेंटल एज चाहिए और क्रोनोलॉजिकल एज मेरा दिया 60, ये फिक्स है। कोई बच्चा या कोई यंगेस्ट लड़का का दिया हुआ 60, और इसके साथ हम क्या करेंगे, जब मेंटल एज निकालेंगे तो देखिए इसका जो सोचने की क्षमता होगी वो कितना होगी। तो ये 25 से करेंगे, 25 3 जा और ये 25 4 जा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड देंगे, 4 4 जा 16, तो यानी 12। यानी इसका जो अगर कोई बच्चा का एज है 16 साल, तो अगर IQ उसका 75 है मतलब वो 16 साल के बच्चा से भी कम सोच सकता है, ठीक है। तो 16 साल के बच्चा से जो कम सोचने वाला क्षमता है उसका IQ लेवल 75 दर्शाया, लेकिन इसका मेंटल एज जो आया, ये मेंटल एज मेरा कितना आया, 12 आया। और इस तरह करके हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज को देखते हुए हम लोग मेंटल एज निकालते हैं और IQ निकालते हैं, और इस तरह समझते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमारे लाइफ को किस तरह इफेक्ट करता है। तो इतना सारा चीज आज हम लोग जाने दोस्तों। न्यूरॉन को पढ़ने के बाद हम लोग IQ निकाले और मेंटल एज निकाले। अगर मान लीजिए किसी का दिया हुआ है कि हमको क्रोनोलॉजिकल एज, तो वो तो फिक्स होता है, हमको मेंटल एज चाहिए और IQ चाहिए। तो मेंटल और IQ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे तो किसी भी व्यक्ति का हम लोग IQ निकाल सकते हैं या फिर मेंटल एज भी निकाल सकते हैं। और ये न्यूरॉन हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित करते हैं। ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ को ये करता है, सर्वाइव जीने के लिए सर्वाइव करते हैं, देते हैं, उतना ही ज्यादा हमें इसको भी इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि ये जो है न्यूरॉन, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बुद्धिमान बनूं, और बुद्धिमान बनने के लिए आपको चाहिए क्या, न्यूरॉन। और न्यूरॉन तभी आपके लाइफ को पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देगा कि इसको आप इंपॉर्टेंस दोगे तब, ठीक है। तो ये है चीज हमारे लिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आई होप जरूर अच्छे लगेंगे, आप जरूर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और बताइएगा अगर कहीं पर अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक वगैरह हुआ है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मैं आपके लिए नया नया वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नया नया वीडियो में लाते रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।